गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक किस पे डिपेंड होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न पे होंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आए होंगे, और साथ में जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए माय डियर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट होगा और ये हमारा क्या है, क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम लोग बात करें माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करें तो देखिए क्वेश्चन 1 आपका क्या है, कह रहा है 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि स्टील में दो कैटेगरी हमने आपको पढ़ाई, एक आपको 18/4 एक पढ़ाया और एक आपका होता है 18/8। तो 18/8 और 18/4 एक का कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टील में। 18/4 में आपका क्या होता है, 18% टंगस्टन होता है, 4% आपका क्रोमियम होता है और 1% आपका वेनेडियम होता है। टंगस्टन, क्रोमियम एंड वेनेडियम होता है। इस तरीके के स्टील को हम लोग माय डियर कहते हैं हाई स्पीड स्टील। अब देखिए 18/8 का मतलब क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है 18% क्रोमियम होता है और 8% निकेल होता है। तो इस तरीके के कंटेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। अब इसे हम लोग ऑस्टेनाइट स्टील के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा 18/8 होता है ये हमारा ऑस्टेनाइट स्टील के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेन्स, इसके अंदर क्या होंगे तो 18% क्रोमियम एंड 8% निकेल होंगे। अब इसके एडवांटेज क्या हैं आइए समझते हैं। इसे हम लोग ऑस्टेनाइट स्टील के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एडवांटेज सबसे पहले देखिएगा कि एटमॉस्फेयर में कोई भी मटेरियल, कोई भी स्टील होगा वो ऑक्सीडेशन को स्टार्ट कर देता है। तो जब हम लोग 18/8 स्टील को यूज करते हैं तो उसमें क्रोमियम और निकेल मिला देने से वह हमारा ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करने लगता है। तो इसका सबसे मेन एडवांटेज यह होता है, इट इज रजिस्ट द ऑक्सीडेशन। यह हमारा ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करता है। साथ में कोरोजन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्ट द कोरोजन। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोजन और ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करने के लिए कौन सी स्टील का यूज करेंगे, तो आप कर लेंगे 18/8। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हार्डनेस इन ए प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में निम्न में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी हार्डनेस को बढ़ाने या घटाने के लिए, मतलब हार्डनेस को प्रभावित करने के लिए। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने के लिए। तो सपोज करिए ये हमारा प्लेन कार्बन स्टील है। अब इस प्लेन कार्बन स्टील में हम लोग इन सारे फैक्टर को मिलाएं तो देखो जब परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो हार्डनेस इंक्रीज होगी और डिक्रीज करेंगे तो हार्डनेस डिक्रीज होगी। मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस होता है। सेकेंड बात कर रहे हैं
क्विंचिंग मीडियम। अब हम बात कर रहे हैं क्विंचिंग मीडियम की। तो एक चीज समझो कि प्लेन कार्बन स्टील को अगर हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारें तो वहां अगर हम लोग क्विंचिंग मीडियम अलग अलग यूज करें, जैसे हम लोग एयर यूज करें रूम टेम्परेचर पर तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होगा, नॉर्मलाइजिंग में आपकी डक्टिलिटी एंड टफनेस बढ़ेगी। अगर क्विंचिंग मीडियम हम लोग फर्नेस में ही उसे गर्म करके इस स्टील को हाई टेम्परेचर पे गर्म करें, मेल्टिंग टेम्परेचर पर, और वहीं पे छोड़ दे फर्नेस में 15-20 घंटे 30 घंटे के लिए, धीरे धीरे स्लो कूल हो, तो उसमें ग्रेन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्ट्रेस आपके मैक्सिमम रिलीज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ क्विंचिंग मीडियम हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्नेस यूज करेंगे। अब इस फर्नेस में हम लोग कूल करेंगे तो अलग हमारी प्रॉपर्टीज मिलेगी। अनदर कूलिंग मीडियम हम लोग ऑयल या वाटर को यूज करेंगे, इसे हीट करेंगे और हीट करके ऑयल या वाटर के टब में डुबो देंगे। इसे हम लोग क्विंचिंग कहते हैं, क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम लोग हार्डनेस को घटाते या बढ़ाते हैं। यहाँ पर भी हार्डनेस कम हो रही है, क्विंचिंग से हम लोग हार्डनेस इंक्रीज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग। और देखो एनीलिंग प्रोसेस क्या होता है, जब फर्नेस में ही ठंडा करते हैं, एनीलिंग से भी हम लोग हार्डनेस को कम करते हैं। तो ये सारे क्विंचिंग मीडियम इस हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो मतलब क्विंचिंग मीडियम भी रिस्पॉन्सिबल होगा हार्डनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वर्कपीस साइज का कोई मतलब नहीं माय डियर, साइज कितना भी बड़ा या छोटा हो वह हार्डनेस को कम या ज़्यादा कभी नहीं करेगा, है ना। आप 1 किलो का गुटखा लो, उसे 4 भागों में काट दो, जो 1 केजी वाले गुटखे की हार्डनेस थी वही 4 गुटखों की साइज की हो जाएगी। तो हार्डनेस का वर्कपीस की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखो कोड आपका है ऑप्शन ए है 1 और 2, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी रॉन्ग, डी रॉन्ग, सी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन लो कार्बन स्टील परसेंटेज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी सल्फर इम्प्रूव्स। देखो लो कार्बन स्टील में अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फर को ऐड कर दें, उस परसेंटेज ऑफ सल्फर को ऐड कर देने से एक ट्रिक हमने आपको बताया है माय डियर, ये ट्रिक याद कर लेना। आता है क्वेश्चन सल्फर से ज़्यादा आता है, सल्फर को हम लोग एस से डिनोट कर दें और एस के बाद आप ऐसा में आप याद कर लीजिए जैसे आप एसएमएस याद करते हैं, एसएमएस याद करते हैं। तो सल्फर एस से सल्फर होता है और एम से आपका क्या होता है, मशीनेबिलिटी। तो सल्फर को ऐड करने से मशीनेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। आप इस तरीके से एसएमएस से याद कर सकते हैं, एसएम शब्द लगाकर। सल्फर ऐड करने से मटेरियल की मशीनेबिलिटी बढ़ती है। तो हमारी क्या होगी, वेल्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मेलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीनेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन एलॉइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रपोर्शन। ये कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील में जो मेन एलॉइंग एलिमेंट हैं वो किस ऑर्डर में होंगे जो उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। देखो द मेन एलॉइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील में HSS में हम ये जानते हैं मेन एलॉइंग एलिमेंट क्या होते हैं, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, 18, 4, 1, यही होता है। अब इनका ये कह रहा है कि इनका इंक्रीजिंग प्रपोर्शन क्या होगा, तो पहले ये होगा 1% ये होगा, फिर 4% होगा, फिर 18। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वेनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन। आंसर ए ही सही हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेनेडियम, देन उससे ज़्यादा परसेंट क्रोमियम, देन उससे ज़्यादा
ये हो गया हमारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन इन द रेंज ऑफ। तो हम ये जानते हैं माय डियर कि अगर हम आयरन में हम लोग क्या करें, 0 से लेकर 2% और 0 से लेकर 2.2% और 0 से लेकर 1.5% कार्बन को ऐड कर दें तो ये हमारा स्टील कहलाता है। और परसेंटेज ऑफ कार्बन 2 से लेकर 6.25 और 2 से लेकर 6%, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 1.5 से 6% और 1.5 से 6.25% तक ऐड कर दें तो इस तरीके के एडिशन ऑफ कार्बन को हम लोग कहते हैं कास्ट आयरन। अब इन कास्ट आयरन में कई फैमिली हमने आपको बताई थी, आपको हमने मैलेबल कास्ट आयरन, रॉट आयरन, बहुत सारे कास्ट आयरन बताया था। लेकिन यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन की बात कर रहा है तो ग्रे कास्ट आयरन में सिंपल सा 3 से 4% कार्बन, ये याद रखना। देखो 0.25 तो होगा ही नहीं, ये किस में आएगा, ये स्टील में आएगा। अब ये भी आपका 1.25 से ये भी लगभग स्टील में आएगा, ये हाई कार्बन स्टील की श्रेणी में आएगा, सीरीज में आएगा। 8 to 10% कार्बन होता ही नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 3 to 4%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाइब्रेशन डैम्पिंग इन मशीनरी इज बेस्ट अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ बेस स्ट्रक्चर मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। मैंने कई बार आपको बताया है डियर, ये अगर हमारा कास्ट आयरन हो, जो हमारा एक हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल होता है। अब देखो इस ब्रिटल मटेरियल में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत होगी, जिस वजह से इसे हम लोग किसी भी मशीन के स्ट्रक्चर में या उसके बॉडी बनाने में कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी डैम्पिंग वाइब्रेशन हैं उनको यह आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर डैम्पिंग वाइब्रेशन हो रहा हो किसी भी मशीनरी पार्ट में या उसके बॉडी में, उस जगह पर हम लोग ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में भी वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या लो कार्बन स्टील नहीं यूज करेंगे, ग्रे कास्ट आयरन यूज करेंगे, जहां पर कार्बन परसेंट 3 to 4% यह हमारा होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सट्रूजन नोजल। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, जहां पर आपको एक्सट्रूजन नोजल जो एक्सट्रूजन बनाए जाएंगे केवल और केवल वाइट कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो ये याद रख लेना, एक्सट्रूजन नोजल बनाने के लिए वाइट कास्ट आयरन को यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन में मैग्नीशियम मिलाकर अचीव कर लेते हैं। आगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और लेक्चर में इन सब चीज़ों को हमने पढ़ाया भी है। तो अब आप देखो कि भले ही आपको जब इसके लेक्चर हम लोगों ने पढ़े होंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा बोरियत और डाउट जरूर लगा होगा, क्योंकि ये लेंदी है और इसमें बहुत सारे डेटा आपको याद करने हैं, तो थोड़ा सा बोरियत लगता है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपका देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, मज़ा आता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नोड्यूलर ग्रे कास्ट आयरन, जहां नोड्यूलर की बात किया इसका मतलब उसकी डक्टिलिटी और टफनेस ज़्यादा होगी, सॉफ्ट मटेरियल होगा, है ना। तो नोड्यूलर ग्रे कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रे कास्ट आयरन बाय एडिंग। तो हम क्या ऐड करते हैं, मैग्नीशियम, Mg को यूज करते हैं ग्रे कास्ट आयरन में। देन हमारे पास
रिजल्ट क्या मिलता है, नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो ये हमारा होता है। आंसर है मैग्नीज, नहीं होगा। आंसर है फास्फोरस, नहीं होगा। क्रोमियम, नहीं होगा। हम लोग क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर दीजिए। देखते हैं। पहला कह रहा है कास्ट आयरन हैज पुअर एबिलिटी टू डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या आप मान सकते हो इनकी बातों को? इन्होंने कहा कास्ट आयरन में पुअर डैम्प्ड वाइब्रेशन एबिलिटी होती है, जबकि हम चीख चीख कर बार बार आपको बता रहे हैं कि कास्ट आयरन हैज बेटर डैम्प्ड वाइब्रेशन एबिलिटी, जिस वजह से उसे हम लोग मशीन के बेस में यूज करते हैं। कितना भी मशीन आपकी वाइब्रेशन करती रहे, अनबैलेंस फोर्स आपके जनरेट होते रहें, उन्हें वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। हम लोग हमेशा कास्ट आयरन को बेटर वाइब्रेशन एब्जॉर्बेशन के लिए यूज करते हैं। उसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो ये पॉइंट आपका गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कास्ट आयरन हैज हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपेयर्ड टू दैट स्टील। एकदम एग्जैक्ट सही बात बोल रहा है। कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर दैन, इज ऑलवेज ग्रेटर दैन स्टील। हमेशा ध्यान देना कास्ट आयरन कंप्रेसिव में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए सही है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कास्ट आयरन पार्ट्स आर सुटेबल वेयर परमानेंट डिफॉर्मेशन इज प्रेफर्ड ओवर फ्रैक्चर। अब आप समझो कि जहां परमानेंट डिफॉर्मेशन लगातार मिल रहा हो वहां कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। वह कब फेल हो जाए हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा। जैसे मान लो ब्रिज हम बना रहे हैं, जो अंग्रेजों वाले ब्रिज बने हुए हैं, जैसे करजन ब्रिज हमारे हैं, पुराना यमुना ब्रिज हमारा है इलाहाबाद में। तो ये सारे जो ब्रिज हमारे बने हुए हैं लोहे के, आयरन के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं। इन ब्रिज को अगर हम कास्ट आयरन का बना दें तो होगा क्या कि कास्ट आयरन अल्टीमेट लिमिट तक तो सेव करेगा, अल्टीमेट लिमिट तक तो हमारा सेव करेगा, लेकिन अल्टीमेट लिमिट के बाद कब फेल कर जाए वो हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अचानक फेल कर जाएगा तो पता नहीं ब्रिज कब फेल कर जाए वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कास्ट आयरन की जगह हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम लोग वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल यूज करते हैं। जबकि ये हमें पता है कि डक्टाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ अपर यील्ड तक ही मैक्सिमम होगी, जबकि कास्ट आयरन उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। फिर भी डक्टाइल मटेरियल जब फेल होगा तो ये हमें फेल्योर इंडिकेशन देगा। उसके बाद इसे हम लोग देखेंगे कि अगर बेंडिंग आ रही है तो वहाँ उसे रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कास्ट आयरन में ऐसा इंडिकेशन नहीं देता। तो यहाँ देखो कास्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन जहाँ है वहाँ कास्ट आयरन कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारा देखो सेकंड ऑप्शन केवल सही है, थर्ड भी गलत है। आंसर ए है 1 2 3। ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव्स एबव आर करेक्ट। उपर्युक्त में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, सेकंड सही है, ये गलत हो गया। इसमें 1 और 3 ये भी गलत हो गया। इसमें ओनली थर्ड ये भी रॉन्ग हो गया। ओनली 2 आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीज द। अब देखो जब हम लोग कास्ट आयरन में मैग्नीशियम को इंक्रीज करेंगे तो हमारा उसमें क्या बढ़ेगा। सबसे पहले देखो ऑप्शन में आपका है हार्डनेस, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन
कोरोजन रेजिस्टेंट एंड क्रीप स्ट्रेंथ। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपका पढ़ाया था कि तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन में अगर हम लोग मैग्नीशियम को माय डियर ऐड कर दें, जो हमारा रिजल्ट मिलता था वो मिलता था नोड्यूलर कास्ट आयरन। अब आप देखो नोड्यूलर कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टीज होगी वही प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन। तो नोड्यूलर कास्ट आयरन आपका क्या होगा, सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा, साथ में डक्टाइल होने के साथ इसकी अब डक्टाइल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, हायर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम को कास्ट आयरन में मिलाने पर डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ इन टेंशन आपकी इंक्रीज करेगी। बाकी हार्डनेस, कोरोजन एंड क्रीप से कोई रिलेशन नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ सिलिकॉन टू कास्ट आयरन। अगर उसी कास्ट आयरन में माय डियर हम लोग सिलिकॉन को ऐड कर दें तो सिलिकॉन हमारा क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को भी आइए समझ लेते हैं। तो जब भी हम लोग किसी मटेरियल में सिलिकॉन को ऐड करेंगे तो सिलिकॉन मतलब देखो ये क्या करता है, ग्रेफाइट की तरह, एक ग्रेफाटाइजर होता है, ग्रेफाइट की तरह उसमें बिहेव करने लगता है, ग्रेफाटाइजर की तरह। साथ में ग्रेफाटाइजर के साथ साथ अब देखो जैसे एक फ्लूडिटी हमारा क्या होता है कि वह कितना हमारा लिक्विडिटी को शो कर रहा है, उसे हम लोग फ्लूडिटी कहते हैं। और एक हमारा होता है मोल्टेन प्रॉपर्टीज, मोल्टेन मतलब किस टेम्परेचर पर वह मटेरियल हमारा लिक्विड स्टेट में पहुंच रहा है। अगर मान लो कोई आयरन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह मोल्टेन मेटल में पहुंच रहा है, तो अगर उसमें हम सिलिकॉन मिला दें और सिलिकॉन मिलाने पर वह 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल्टेन मेटल में जाए, तो हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन हमारा एक बेटर मोल्टेन मेटल प्रॉपर्टीज को रखता है। ये हमारा हो गया। फ्लूडिटी की बात कर दें, अब जैसे देखो कि मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मटेरियल की फ्लूडिटी जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी होती है उसी से आता है। हमारा फ्लूडिटी क्या होता है, जब लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है तो टू एडजेसेंट लेयर के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न होता है उसी रेजिस्टेंस फोर्स को विस्कोसिटी कहते हैं। और वही विस्कस फोर्स हमारा डिफाइन करता है फ्लूडिटी को। विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्लूडिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। विस्कस फोर्स कम होगा तो हाई फ्लूडिटी होगी। जीरो विस्कस फोर्स पे फ्लूइड आइडियल फ्लो करता रहेगा तो वो फ्लूडिटी होती है। तो सिलिकॉन मिलाने पर फ्लूडिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब हम किसी भी देखो एडिशन ऑफ सिलिकॉन इन कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलाएंगे तो क्या क्या हमारे पास हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रमोट ग्रेफाइट मॉड्यूल फॉर्मेशन। मैंने बताया था लेक्चर में भी और अभी भी बताया कि कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलाएंगे तो वहाँ ग्रेफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे ग्रेफाटाइजर भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रमोट ग्रेफाइट फ्लेक फॉर्मेशन। ये हमारा किसके लिए, इसके लिए नहीं होता, सिलिकॉन के लिए नहीं होता है। ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन में क्या होते हैं, जो हमारे कार्बन होते हैं वो फ्री फ्रॉम फ्लेक होते हैं ग्रे कास्ट आयरन में। चलिए ये हमारा नहीं होगा। आगे बात कर रहे हैं इंक्रीज द फ्लूडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल। तो जब हम लोग क्या करते हैं सिलिकॉन को ऐड करते हैं, मान लो अभी मैंने बताया कि म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लूडिटी आपकी घटेगी। अब देखो मान लो म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो हमारी फ्लूडिटी है उस फ्लूडिटी में अगर हम लोग सिलिकॉन को ऐड कर दें
तो फ्लूइडिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कांस्टेंट विस्कोसिटी पर अगर हम लोग सिलिकॉन को ऐड कर दें तो फ्लूइडिटी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इजी फ्लूएबल हो जाएगा, ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा। तो ये हमारा हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया। फर्स्ट भी करेक्ट था, थर्ड भी करेक्ट था। फोर्थ हमारा क्या है, इम्प्रूव द डक्टिलिटी ऑफ कास्ट आयरन। तो डक्टिलिटी से सिलिकॉन का रिलेशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4 रॉन्ग है, 2 एंड 3 रॉन्ग है, आंसर है 1 एंड 3। 1 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरेलियम एलॉय कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ। देखो जब हम बात करेंगे ड्यूरेलियम की, जब हम बात करेंगे ड्यूरेलियम की, तो इसमें कंटेंट हमारे क्या क्या होंगे, एल्यूमिनियम और कॉपर होंगे, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर होंगे। एल्यूमिनियम 94% होता है और कॉपर आपका 4% होता है। बाकी परसेंट में 9, देखो ये हो गया 98%, और बाकी के 2% में अदर एलॉइंग एलिमेंट होंगे, जैसे 0.015% कार्बन। इस तरीके से मिलके आपको ये बनाता है ड्यूरेलियम एक मटेरियल, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, शिप वगैरह बनाने में करते हैं। आपको मैंने सारा यूज बताया था, टरबाइन में, शिप में, इन सब जगहों पे करते हैं, क्योंकि हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ड्यूरेलियम में क्या है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। 94% एल्यूमिनियम होगा और 4% कॉपर होगा, कार्बन एक कॉपर होगा ये। तो ये हमारा हो गया ड्यूरेलियम। तो इसका मतलब इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द ब्लेड ऑफ ए पावर सा इज मेड ऑफ। पावर सा का मतलब आप समझिएगा कि जो हमारी सा होती है, सा मतलब आरी होती है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, वुड वगैरह को काटते हैं। वुड वगैरह काटने के लिए हम लोग सा का यूज करते हैं। तो जो पावर सा ब्लेड होती है, उस पावर सा ब्लेड को बनाने के लिए हम लोग HSS का यूज करते हैं, हाई स्पीड स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी होता है। ये 18, ये 4, ये 1%। आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील को के मटेरियल का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स मशीनिंग ऑफ कॉपर। देखो ये कह रहा है अगर हमें कॉपर की मशीनिंग प्रॉपर्टीज बढ़ानी हो तो उसमें हम लोग क्या यूज कर दें। तो हम ये जानते हैं वेनेडियम एक ऐसा मटेरियल है, अगर हम लोग वेनेडियम के साथ कॉपर को मिक्स कर दें तो हमारी क्या होती है, एक बेटर मशीनेबल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। बेटर मशीनेबल प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं। ये हमारा होता है जब हम लोग कॉपर में वेनेडियम को मिक्स कर देते हैं। ऑप्शन सल्फर रॉन्ग, टिन रॉन्ग, जिंक रॉन्ग, वेनेडियम आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोनल मेटल, देखो यहां पे है आपका मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। आपका मोनल मेटल किस किस मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कॉपर प्लस निकिल, कॉपर प्लस निकिल, देखो कॉपर प्लस जिंक मिलाकर अदर मेटेरियल, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, मोनल मेटल है, जर्मन सिल्वर है, इन सब के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था। यहाँ पर भी देख लो, कॉपर और निकिल के कांस्टेंट को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मोनल मेटल। अब इसे याद करने का ट्रिक आप किसी भी तरह से समझ सकते हो। बस मोनल मेटल में कॉपर और निकिल रहेगा, ना ही कॉपर जिंक रहेगा, ना ही कॉपर टिन रहेगा, ना ही लेड जिंक रहेगा, ना ही लेड टिन रहेगा। ब्रास ब्रॉन्ज ये सब जो अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन एंड कार्बन नो, कॉपर एंड जिंक नो, एल्यूमिनियम एंड कॉपर नो, ये हो जाएगा कॉपर एंड, आंसर इसका ही करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखो, गन मेटल विच इज यूज्ड इन जर्नल बियरिंग कंटेंस ऑफ। हम लोग बियरिंग बनाते हैं तो गन मेटल का मैक्सिमम यूज करते हैं। अब उस गन मेटल के हमारे जो कंस्टिट्यूएंट होंगे क्या क्या होंगे। पहला दिया है 88% कॉपर, 10% टीन और 2% जिंक। फिर दिया है 80% कॉपर, 10% जिंक और 10% एल्यूमिनियम। फिर दिया है 85% कॉपर, 5% मैग्नीशियम और 10% एल्यूमिनियम। मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके क्या क्या होते हैं, कॉपर, टिन और लेड होते हैं। इसके जो इसको जो हमने कांस्टेंट आपको बताया है, कॉपर, टिन और जिंक होते हैं, जो मिलाते हैं हमारे किसके लिए, गन मेटल के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो गन मेटल हमारा किसके किसके थ्रू बनता है, कॉपर प्लस हमारा टिन प्लस जिंक को मिलाकर गन मेटल बनता है। अब इनके कांस्टेंट की बात करेंगे, 88% कॉपर हो जाएगा। अब देखो, कॉपर, जिंक एंड टिन यही सीरीज हमारी है। 10% आपका क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा और बाकी 2% आपका मिलाकर 88, 10, 98 to 100% हो गया और इसी से हमारा बनता है गन मेटल। इसका मतलब आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बैबिट मटेरियल, ये भी हमारा बेयरिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। बैबिट इज ए फेमस मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग बेयरिंग। बेयरिंग के लिए बैबिट मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं। बैबिट आर यूज्ड फॉर बेयरिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वन लाइनर। आगे बात करते हैं, बैबिट इज एलॉय ऑफ। अब देखो, यहाँ पे जो बैबिट में एलॉय होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो, टिन होते हैं, कॉपर होते हैं और एंटीमनी होते हैं, एंटीमनी होते हैं प्लस लेड होते हैं। टिन, कॉपर, एंटीमनी, लेड, मतलब Sn, Cu, Sb और लेड हमारा Pb। इतने कंस्टिट्यूएंट हमारे होते हैं किसके लिए, बैबिट मटेरियल के लिए। बैबिट मटेरियल जिसके हम लोग बेयरिंग बनाते हैं। देखो, अब यहाँ देखो, गन मेटल में आपके क्या क्या होते हैं, कॉपर, टिन और जिंक होते हैं, लेकिन इसकी और प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, कॉपर, टिन और देखो यहाँ देखो, कॉपर, टिन और जिंक, जिंक को हम लोग हटा देते हैं, लेकिन कॉपर, टिन के साथ में, कॉपर, टिन के साथ में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर हो गया, टिन हो गया, हम लोग क्या करते हैं, एंटीमनी और लेड का भी यूज कर लेते हैं। ये हमारा कहलाता है बैबिट। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा टिन, कॉपर, एंटीमनी एंड लेड। आंसर इज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलॉइंग एलिमेंट्स आर एडेड टू। हम जब किसी भी मटेरियल में एलॉइंग एलिमेंट मिलाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। एलॉइंग एलिमेंट मतलब जैसे प्योर आयरन हो गया, अब इस आयरन में परसेंटेज आप कार्बन मिला दें, इस आयरन में हम लोग क्या कर दें, ग्रेफाइट मिला दें, इस आयरन में हम लोग तमाम जितने भी मटेरियल मिला दें, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एलॉइंग एलिमेंट हो जाएंगे और इसे हम लोग एलॉय बोलते हैं। ये सारे एलॉइंग एलिमेंट होंगे और दोनों मिलकर एलॉय बनते हैं। एलॉइंग एलिमेंट मिलाने पर क्या क्या एडवांटेज हमें मिलेगा वो देखिए। पहला कह रहा है इम्प्रूव हार्डनेस एंड टफनेस। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात कर रहा है कि जब भी हम किसी मटेरियल में एलॉइंग एलिमेंट मिलाएंगे तो उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाएगी और टफनेस भी बढ़ जाएगी। हम एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं तो वह मटेरियल कोरोजन रेजिस्टेंट भी हो जाता है और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। साथ में हम एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं वह क्या होता है, बेटर मशीनेबल भी हो जाता है और हार्डमेलिटी भी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन एलॉइंग एलिमेंट मिला देने पर क्या उसके वेट और वॉल्यूम में कोई इफेक्ट आता है, नो। तो इस तरीके से किसी भी मटेरियल में एलॉइंग एलिमेंट मिला देने पर ये 1, 2 एंड 3 प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है
लेड इज वाइडली यूज्ड इन, लेड हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज करते हैं? तो जो लेड एसीटेट बैटरी आती हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जो लेड एसीटेट बैटरी वगैरह आती हैं लिथियम आयन की, वहाँ पे हम लोग लेड का यूज करते हैं बैटरी बनाने। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। देखो, इन केस ऑफ पावर स्क्रू व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर स्क्रू एंड नट। अब देखो, जो पावर स्क्रू हमारे पास होते हैं इस तरीके से, ये जो हमारे पास इस तरीके से, अब इस पे हमारी थ्रेड बनी होंगी। ये जो पावर स्क्रू हमारे होते हैं इसको बनाने के लिए, और साथ में ये जो हमारे पास नट होते हैं, अब इस पे हमारे ये थ्रेड हमारी कटी होती हैं। देखो, इन नट को, और सॉरी ये तो हमारा हो गया बोल्ट, नट हमारे ये हो गए इसके अंदर जो लगाने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर का जब हम लोग यूज करते हैं, इसके अंदर इंटरनल थ्रेड कटी होती है, इसे हम लोग नट बोलते हैं। अब इन नट को बनाने के लिए और इन पावर स्क्रू को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है? तो क्या कास्ट आयरन का हम लोग नट बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। कार्बन स्टील का हम लोग क्या बनाते हैं? पावर स्क्रू बना लेते हैं। पावर स्क्रू हम लोग कार्बन स्टील का बना लेते हैं, साथ में फास्फोरस एंड ब्रॉन्ज का हम लोग नट बना लेते हैं। तो इसका मतलब आंसर भी हमारा करेक्ट होगा। आंसर सी क्या था? कास्ट आयरन का हम लोग नहीं बनाएंगे, एल्यूमिनियम सॉफ्ट मटेरियल है उसका भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? मैच द लिस्ट फर्स्ट, फर्स्ट में आपका मटेरियल है विथ लिस्ट सेकंड, सेकंड में उसके एप्लीकेशन है। तो पहला मटेरियल है और सेकंड में उसका एप्लीकेशन है। अब उसे हमें मैच कराना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या है? टंगस्टन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सब को यूज करेंगे, साथ में सिलिकॉन कार्बाइड, इन सब को यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी मिल सकती हैं? अब उसके अकॉर्डिंग चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया भी था, अब फिर से बता दे रहे हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? मान लो आपने पी को ले लिया, अब आपको ये देखना है पी मतलब टंगस्टन कार्बाइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इसमें मैच करती है। जब हम किसी मटेरियल में टंगस्टन और कार्बाइड को मिलाते हैं, एक चीज समझो, उससे हम लोग क्या बनाएंगे? एब्रेसिव व्हील नहीं बनाते हैं, हीटिंग एलिमेंट नहीं बनाते हैं। टंगस्टन कार्बाइड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना। पाइप कन्वेइंग नहीं बनाएंगे, हम लोग ड्राइंग डाई बनाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, टंगस्टन कार्बाइड को किससे मिलाएंगे? ड्राइंग डाई से। इसका मतलब देखो, पी का आपका क्या क्या आंसर मिल सकता है? 4। 4 का मतलब बी भी करेक्ट होगा, डी भी करेक्ट होगा। इसका मतलब ए और सी छोड़ दीजिए। आपको बी और सी में ही अब आपको 50% पे ही तुक्का लगाना है। अगर आपको मालूम नहीं आ रहा है, आपको ऐसे गेस करना है, तो 50% का आप चांस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड हम लोग किसके साथ क्या यूज करते हैं? तो हमेशा ध्यान देना कि जितने भी पाइप, जो देखो जो हमारे लिक्विड मेटल्स होते हैं, कन्वेइंग लिक्विड मेटल्स होते हैं, उनकी जो पाइप बनाते हैं वो हम लोग सिलिकॉन नाइट्राइड की। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको बिना याद किए आप बच नहीं सकते इन सब चीज़, ये याद करना। आपका सिलिकॉन नाइट्राइड पाइप फिटिंग के लिए यूज, पाइप कन्वेइंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, हम ये लोग जानते हैं, आप चाहो तो क्यू का मैच करा दो, क्यू का 3, क्यू का 3 देखो कहाँ, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब आपका अभी भी बी और डी ऑप्शन सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप देखो माय डियर, Al2O3 या मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO3 है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? एक एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में
एज ए एब्रेसिव यूज करते हैं। जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, इस पे ये जो एब्रेसिव हमारे लगे होंगे, ये जो एब्रेसिव जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मशीनिंग के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे मशीनिंग के लिए, ये तो हमने आपको दूर दूर बना दिया, बहुत पास पास होंगे और हर एब्रेसिव की एक अपनी खुद की कटिंग एज होगी, इसीलिए इसे हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। और इस एब्रेसिव एज, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं ग्राइंडिंग व्हील में, या तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनाए जाते हैं या तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप सर्च करो तो देखो एब्रेसिव व्हील, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एब्रेसिव व्हील के साथ मैच। बाकी जो लास्ट बचा है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एक हीटिंग एलिमेंट होता है, वो मैच होगा। तो अब आर का आपका 1 मैच हो जाएगा। आर का, एक मिनट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर का 1, आर का 1 आपका किस में है, डी में है, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हो। देखो अगर आपको चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा था, केवल आपको देखो एक आंसर आपको पता था, चलो हटा के दिखाते हैं। मान लो या कुछ भी आपको नहीं पता था, कभी कभी एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन दे देता है कि हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। कैसे? सपोज करो आपको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको ये पता था एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एब्रेसिव व्हील के रूप में यूज करते हैं, एब्रेसिव व्हील के रूप में यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो आर का 1 और ये आपका आंसर सही हो गया। और आपको सबसे पहले ये भी हमने बताया था कि टंगस्टन कार्बाइड ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब पी का आपका क्या हो गया, 4। देखो पी का 4, यहाँ देखो 3 कट गया, आपका आ गया आंसर, आपका बन गया, आंसर आपका बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मैच लिस्ट फर्स्ट। देखो लिस्ट फर्स्ट में आपका क्या है, एलॉइंग एलिमेंट है इन स्टील विथ लिस्ट सेकेंड प्रॉपर्टीज कंफर्म्ड ऑन स्टील बाय द एलिमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इधर हमारे सारे क्या हैं, स्टील एलॉइंग एलिमेंट हैं स्टील के लिए, और इधर हमारी क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। कौन सा एलॉइंग एलिमेंट मिलाने पर स्टील में क्या प्रॉपर्टीज हमारी आएगी, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम अगर बात करें निकिल की, तो निकिल को मिलाने पर हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज बढ़ती, क्या कोरोजन रेजिस्टेंट होगा, क्या मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ेगी, क्या हीट रेजिस्टेंट होगा, क्या आपका हार्डनेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे आप देखो जब भी हम बात करेंगे निकिल की, तो निकिल आपका एक ऐसा मटेरियल होता है, निकिल ऐड करने पर मैक्सिमम हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, हार्डनेबिलिटी बढ़ती है। और आगे बात करेंगे क्रोमियम। अगर हम लोग क्रोमियम को जहां पर भी आप देखो, जहां पर भी क्रोमियम यूज होगा, हमेशा क्रोमियम रिस्पॉन्सिबल होगा, क्रोमियम रिस्पॉन्सिबल होगा कोरोजन रेजिस्टेंट के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंट के लिए। कोरोजन रेजिस्टेंट मतलब जंग लगने से रोकने के लिए मटेरियल को हम लोग क्रोमियम का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रोमियम की प्रॉपर्टीज। आगे बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन की स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़्यादा होती है, टंगस्टन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे हम लोग हीट रजिस्टिंग की तरह भी यूज करते हैं, हीट रजिस्टिंग की तरह भी यूज करते हैं। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी इंक्रीज करने के लिए यूज करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग लगाएंगे। पी का 4, देखो पी का 4 आपका ए एंड बी में है। फिर आपका क्या होगा, क्यू का 1, क्यू का 1 आपका किस में है, ए में भी है और बी में भी है, दोनों सही है। फिर आपका क्या है आर, आर का 3, आर का 3 आपका इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर कट गया, आंसर आपका हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग। किसी भी मटेरियल की मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए सल्फर, लेड एंड फास्फोरस को ऐड कर देते हैं तो उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंट को बढ़ाता है, निकिल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाता है, और सल्फर, लेड एंड फास्फोरस को ऐड कर देने से उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपका एग्जाम में आ सकता। ऐसे क्वेश्चंस आपके खूब पूछे गए हैं और पूछे भी गए। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम आयरन कार्बाइड डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम which of the following steel contains 0.8% to 1.5% कार्बन। तो हमने आपको बताया है 0.3 से 0.6% आपका क्या होता है, लो कार्बन स्टील, और 0.6 से 0.15% भी होता है ना। 0.6 से 0.8% मान लो, ये आपका होता है मीडियम कार्बन स्टील, और 0.8 से ये हमारा 1.5% तक ये होता है हाई कार्बन स्टील। तो इस तरीके से 0.8 से 1.5% के बीच में पूछा है तो कौन सा स्टील कहलाएगा, हाई कार्बन स्टील कहलाएगा। क्या आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 वन लाइनर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील रजिस्ट कोरोजन ड्यू टू। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्टील में देखो क्रोमियम मिलाएंगे तो कोरोजन को आपको क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो स्टील में हमेशा क्रोमियम मिलाने पर वो क्या करेगा, कोरोजन को रजिस्ट कर। ये हम लोग अभी प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, इन पिग आयरन का क्या है, जैसे हमारा आयरन के कई सारी फैमिली है। अब पिग आयरन की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वेरीज फ्रॉम, क्या 0.1 से 0.5% होगा, ये स्टील हो जाएगा। 0.1 से 1% स्टील हो जाएगा। 1 से 5% या 5 से 10% तक थोड़ी कार्बन होता है। हमेशा हमारा पिग आयरन में 1 से 5% कार्बन के बीच में। आगे बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन यूजुअली वेरीज बिटवीन। देखो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन से ही आते हैं कि आपको आंसर भी हेल्प करता है अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी या पढ़ाई किए हो, है ना। तो देखो कैसे, अगर कास्ट आयरन की बात कर रहा है तो कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, आप बताओ। 0.1 से 0.2% क्या होगा, ये तो आपका होता है लो कार्बन स्टील। अब 0.5 से 1% ये लगभग आपका मीडियम कार्बन स्टील के बीच में होता है, मीडियम कार्बन स्टील। 0.1 से 1.5 के बीच में हाई कार्बन स्टील होता है, और 2.5 से 2.5 से 3.5 के बीच में आपका कास्ट आयरन के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन हो। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन परसेंटेज इज सेम इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ऐसे कौन से कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट हमारा सेम होता है इन सभी आयरन के लिए। तो देखो हमारी किसकी बात कर रहा है, कार्बन परसेंटेज इज सेम इन कास्ट आयरन। देखो पहला कह रहा है रॉट आयरन, पिग आयरन, उसके बाद कह रहा है माइल्ड स्टील, और ये हमारा है सिलिकॉन। एक चीज समझो, पिग आयरन देखो माइल्ड स्टील में बहुत कम हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, हाई सिलिकॉन में भी परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगा। रॉड आयरन सबसे प्योर आयरन होता है, इसमें लगभग 0.02% कार्बन होता है, तो इसमें कास्ट आयरन के बराबर में आप परसेंटेज होगा ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाता है। पिग आयरन में आपका क्या होता है 1 से 5% कार्बन होता है, और कास्ट आयरन में भी आपका 2 to 6%, तो दोनों लगभग सेम होते हैं। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन, आंसर क्या हो जाएगा, पिग आयरन। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30, द कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन में बी अकर्स इन द केमिकली कंबाइंडेड फ्रॉम नोन एज। मतलब देखो द कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन में जो कार्बन हमारे प्रेजेंट होते हैं
ये इस तरीके से ये हो गया आयरन। अब इसके बीच में जो कार्बन हमारे प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? पहला आपका दिया है फेराइट फॉर्म में, फेराइट फॉर्म में नहीं होंगे, ये तो आयरन का स्ट्रक्चर है। परलाइट फॉर्म में भी नहीं होंगे, आपके होते हैं सीमेंटाइट फॉर्म में होते हैं, सेटेलाइट फॉर्म में भी। अब बात करते हैं, देखो सीमेंटाइट फॉर्म में होंगे, ये ध्यान देना, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल आर यूजुअली मेड ऑफ। ड्रिल को हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं? जो ड्रिल बिट हमारी होती है, ये हमारी होती है ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट हमारी कैसी होती है? कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। आगे जाके ये इसका एंगल हो जाता है, यहाँ पे इसकी एज होती है। ये हमारे क्या होते हैं? फ्लूइड कटे होते हैं। फ्लूइड का मेन क्या काम होता है? इसके अंदर कूलेंट को भेजना, ताकि यहाँ पे जो प्लेट हमारी हीट हो रही है ड्रिलिंग करके वो कूल्ड रहे। और कटिंग, देखो कूलेंट को अंदर भेजना और चिप्स को बाहर रिमूव करने के लिए भी फ्लूइड का यूज करते हैं। अब यही फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कटिंग एज के अकॉर्डिंग भी, कटिंग एज के अकॉर्डिंग भी देखो, अगर 2 फ्लूइड होते हैं, 2 फ्लूइड, 3 फ्लूइड, 4 फ्लूइड और एक 6 फ्लूइड की भी ड्रिलिंग बिट आती हैं। इस तरीके से ये होते हैं, लेकिन जनरली 2 फ्लूइड, 3 फ्लूइड, 4 फ्लूइड यूज करते हैं। तो ये ड्रिलिंग बिट होती है और ये हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। ध्यान देना, हमेशा ड्रिलिंग बिट हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। हाई स्पीड स्टील कौन कौन सा था? जो हमने बताया था HSS में 18:4:1 वाला रेशियो मिलाकर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मशीन टूल बॉडी। किसी मशीन टूल की बॉडी को बनाने के लिए कौन से मटेरियल हम लोग यूज करते हैं? पहला है माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कास्ट आयरन। अब कोई भी बॉडी है तो हमने आपको बताया बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मशीन चलेगी तो उसमें आपके वाइब्रेशन फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस जनरेट होंगे। उन फोर्सेस को बियर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो उन फोर्सेस को एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं बियर कर पाएगा, ब्रास भी नहीं कर पाएगा, माइल्ड स्टील भी नहीं कर पाएगा। केवल और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और डैम्प्ड वाइब्रेशन को बियर करता है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं? पिग आयरन बनाते हैं। क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको आयरन और फर्नेस का भी रिलेशन याद करना है। ये कह रहा है द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू यूजुअल मेटल बाय रिडक्शन इज कॉल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं? आयरन ओर को यूजुअली अपने यूजुअली फॉर्म में लाने के लिए किसका यूज करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस का। तो कौन सा आयरन बनता है? पिग आयरन बनता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस। सभी आयरन और स्टील बनाने के लिए जो हमारे पास आयरन ओर मिलता है वही हमारे लिए रॉ मटेरियल है। अब वो रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है? क्या वो हमारा कास्ट आयरन होता है? नहीं। रॉट आयरन होता है? नहीं। वो हमारा क्या होता है? पिग आयरन होता है। तो पिग आयरन हमारा क्या होता है? एक सभी कास्ट आयरन और स्टील को बनाने के लिए एक हमारे पास रॉ मटेरियल वर्कर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। यहीं तक हम लोग क्वेश्चन को रखेंगे, इसके आगे हम लोग फिर और भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको देख लीजिए, ग्रे कास्ट आयरन हैज। ग्रे कास्ट आयरन में हमारे होते हैं क्या क्या होते हैं? देखो, पहला कह रहा है ब्रिटलनेस होते हैं, दूसरा कह रहा है लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होते हैं, तीसरा लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और ऑल ऑफ ऑप्शन करेक्ट। तो हमेशा देखो ग्रे कास्ट आयरन में ये क्या है? लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, गलत कह रहा है। इसका मतलब जब ये रॉन्ग हो गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बी कह रहा है लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, तो ऐसा नहीं है।
बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है। ब्रिटलनेस आपकी क्या होती है, कास्ट आयरन में होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा माय डियर, हम लोग आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर लगभग 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए जो हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर बस लेक्चर को देखिएगा और उसे प्रॉपर वे में याद करते हुए और एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।